ले लीजिए, भय से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, भय ने रौटी, डर से जो रो रहा है, भाई रवा, मेरा शब्द बन जाएगा। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसका प्रयोग करते हो, संगीत के संदर्भ में करते हो, अलग अर्थ में प्रयोग होगा। सामान्य करोगे, अलग अर्थ में प्रयोग होगा। जब आप भैरव देवता, हमारे भैरव बाबा बोलते हैं उसको, भैरव को एक्चुअल शब्द भैरव ही है, भैरव बाबा है, उसकी बात करोगे तो उसका अलग अर्थ हो जाए। तो शब्द एक कॉन्टेक्स्ट में ही अपनी व्याख्यान की अनुमति देता है। निरुक्त जो है एक ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो कहता है नैक पदानि निर्भूया, कोई भी एक शब्द उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा करके उसको एक्सप्लेन कभी नहीं करना चाहिए। तो किसी कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देखेंगे तो वो आपको बताता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। गुण शब्द का क्या अर्थ है, आपसे पूछ रहा हूँ, गुण शब्द का समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, कोई भी अर्थ जो आपको ध्यान हो। मतलब किसी के अंदर का जो भी, वेरी गुड, जिसमें दया, शांति, अच्छा भाव, ये गुण का अर्थ है। लेकिन मैं किसी वैयाकरण से पूछूं तो गुण क्या है, अधीन गुण। दार्शनिक से पूछूंगा तो गुण क्या है, सत्वरजस तमस। पृथ्वी में जो गुण है वो क्या है, पृथ्वी में गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध, गंध बिल्कुल साफ, गंधवती पृथ्वी, तो गंध उसका गुण है। तो गुण शब्द, और यदि मैं राजनीति में गुण की बात करूं तो 6 गुण है, संधि, विद्रोह, आन, यासन, संशय, द्वैधी भाव। और यदि मैं धागे के संदर्भ में करूं तो जो डोरी है उसको गुण कहा जाता है। यदि मैं प्रत्यंचा की बात करूं धनुष की, तो उसकी डोरी को गुण कहा जाता है। एक ही गुण शब्द है। यदि आयुर्वेद में जाऊंगा तो बात की तो कफ गुण हो जाएंगे, शब्द तो एक है। संदर्भ में शब्दों के अर्थ है। इसलिए मैं आपके इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं बता सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं है। नैक पदानि निर्भूया, ठीक है। और किसी को बात करनी है, लोग बात कर सकते। सर एक व्याकरण से संबंधित तो वैसे नहीं है, अलग है। हाँ हाँ, आता होगा तो बताऊंगा, नहीं आगे मैं हाथ जोड़ लूंगा, नसीब से जोड़ के। जी, गोपाल कृष्ण मिश्र, शोधक छात्र। सर एक शब्द है हर हर महादेव, बोलते हैं। हाँ, तो वो मुझे जानना है सर, उसमें हरण के अर्थ में है या फिर हर शंकर के अर्थ में? क्योंकि एक बार जब महादेव बोल दिए हैं तो 2 बार तो नाम नहीं लेंगे, अलग किए हैं। हो सकता है एक बार करे, एक हरा शिव के अर्थ में है, फिर दोबारा महादेव, लेकिन 2 हर हैं, तो ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है सर? बड़े खतरनाक प्रश्न पूछते। एक कहानी सुना सर। पहले लाल मुजफ्फर, क्या होता, हरियाणा में भी यही कहानी सुना के बच्चों को क्या कहते, पढ़ाते थोड़े ही मतलब, आप तो पढ़ा क्या है ना, पढ़ाने कितना है आप, ऐसी कहानी तो सुनाते हैं लोग। टारगेट बोलता था कि तू पढ़ा, फिर हरियाणा वाले इसमें डरे नहीं आते। एक बार एक गांव में, अब कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, बंद है सर, रिकॉर्डिंग बंद है ना? नहीं कोई बात नहीं, मत कर ले, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही मजाक। आपके बात का जवाब दे रहा हूँ जी एक बार एक गांव में, हर गांव में एक लाल बुझक्कड़ पहले होता था जी। लाल बुझक्कड़ का मतलब जानते हो क्या है, पढ़ा लिखा आदमी, इसको सबसे गुणी व्यक्ति माना जाता था, जो गांव के हर समस्या का समाधान करता था, उसको लाल बुझक्कड़ कहते हैं। जैसे आजकल अपने यहाँ जो पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग होते हैं, वैसा सही होता था गांव में वो। तो वो जो लाल बुझक्कड़ थे, एक बार वो शहर में चले, और उनको एक उनकी विशेषता ये थी कि उनको नाम लिखना आ गया था भाषा में। वो लिख, जिसको हमारे कहते हैं ना बाराखड़ी बोलते हैं। बाराखड़ी जानते हो क्या होता है? जी सर। जी, बाराखड़ी जानते हो? तो कक्का की पूरा मात्रा सहित, वो मात्रा सहित जो ककार को क्या का की को के को बन के, ये 12 खड़ी कहते हैं। इसके 12 शब्द बन जाते हैं मात्राएं लगा करके एक ककार के, तो इसको 12 खड़ी कहा जाता है। हमारे यहाँ इसी तरह पढ़ाया जाता था, क्या का की को के को कं का खा खा की भू वो सब, तो ये 12 खड़ी, तो उनको 12 खड़ी आती थी, समझ में भी आती थी, लिखने में। तो वो जब चले तो एक डायरी उन्होंने पेन ले लिया, कहता शहर जा रहा हूँ, आए वो पटना जैसे किसी बड़े शहर में। तो वहां आते ही उन्होंने जो चीज उसको नई दिखाई दी, उन्होंने लिखनी शुरू। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि पहले देखा क्या
पीला पीला गोल गोल उनके यहाँ होता नहीं था। क्या है भाई? पूछा ये क्या है? कहता है नींबू है। देख लिया नींबू। फिर थोड़ा आगे चले तो दूसरी चीज दिखाई दी। तो दूसरा अचानक उन्होंने देखा कि एक महावत जो है वो हाथी को लेके आया और उन हाथी कभी देखा नहीं था। उनका भाई ये तो इतना बड़ा क्या मामला है, ये क्या है? ये कहते इसका नाम है हाथी। ने हाथी लिख लिया। फिर और कुछ चीज लिट्टी चोखा देखा, वो कभी देखा ही नहीं था। हरियाणा का आदमी कहाँ से देखेगा है? तो उसने वो क्या कहा, लिट्टी ने चोखा। तो वो देख दाख के अपना चला गया। जब चला गया तो गांव में एक बार क्या हुआ, एक ऐसा पशु दिखाई दिया जो थोड़ा चलता, बच्चे उसको हाथ लगाए तो अपने पैरों को इकट्ठा करके अंदर मुछेड़ ले और फिर थोड़ी देर में चल पड़े। तो लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या है, ये क्या है? उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो कहा कि भाई लाल दुझक्कड़ को बुला। सर जी लाल दुझक्कड़ जी आए, कहने लगे वाह देखता देख दाख के होता है। दो घटनाएं हैं इसके ऊपर, एक अलग तरह से, एक अलग तरह से। तो उसको देख करके वो बड़े जोश से बोला और फिर वो हंसा। तूने कहा ये बात तो बाद में बताना, ये है क्या, इसको तो बाद में बताना, पहले ये बताओ तुम हंसे क्यों और रोए क्यों? पहले कारण बताओ भाई। तो किसी चीज को देख करके आपसे पूछा अगर आप हंसो भी रो भी, दो तो नहीं हो सकते। मैं कहा यार मैं रोया तो इसलिए, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा कौन? ऐसी ऐसी बातें बताएगा कौन? कहता हंसे हंसे क्यों? कहता है हंसा इसका पता मेरे को भी ना है। तो सवाल दोबारा बताओ। सर ये जो हर हर महादेव शब्द है, तो देखो होता क्या है, एक सिद्धांत है, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। एक ही चीज को जब आप दो बार बोलते तो उस पर स्ट्रेस देने की नहीं बोलते। ठीक है, एक चीज को गांठ लगा दी एक से काम चल जाएगा, दो लगा दोगे तो और मजबूती से चल जाएगा। तो आप दुर्बद्धम सुबद्धम भवति सिद्धांत है ये कि एक गांठ जो है वो थोड़ी कच्ची खुल सकती है, लेकिन दो लगा दी तो खुलेगी। बिहार में कहते हैं चोर मोट बांध के, चोर मोट बदले। ओके, थोड़ा बढ़िया से बांधना है ना। हाँ। मोटा को और चोर को। ओके 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 ओके। तो देखो उसके पीछे शब्द तो ठीक है, केवल एक चीज और याद रखिएगा, हम जो धातुओं के अर्थ है ना वो केवल उतना ही जानते हैं जितना उसके सामने लिखा होता है, लेकिन धातुओं के अर्थ उससे अलग बहुत सारे हैं। गम धातु का क्या अर्थ होता है? गम जाने के अर्थ में। जाने के अर्थ। मैंने कहा अवगतम, जो मैंने आज आपको सुनाया मैं कहता अवगतम जी, तो अर्थ क्या होगा जी? समझना, जान लिया, समझ लिया, ग्रहण कर लिया, अर्थ हो गया। और गतम कहा तो चला गया, एक ही शब्द और दे रहा है। वो कुछ परंपरा से था, अक्कू बक्कू बरगुमन, अरे क्या बोलते थे इसलिए गम के सेंस में, इसके अधिक अर्थ है। गम धातु के तीन बड़े अर्थ हैं, ज्ञान नॉलेज जिसको कहते हैं, गमन मूवमेंट और प्राप्ति, टू अचीव, टू मूव, टू एक्वायर द नॉलेज। ये तीन अर्थ हैं गम के। तो हम ही धातु का केवल एक अर्थ लेते हैं, हरण करना, लेकिन जब प्रयोग उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार हो गया, जब वीर्य उपसर्ग लगाया तो विहार हो गया, सम लगाया तो संहार हो गया, सारे अर्थ बदल गए। तो मूल धातु भी कॉन्टेक्स्ट में अर्थ को बदल लेगी, तो वहां हर का हरण करना नहीं है। और दूसरी बात याद रखिए कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वो इटिमोलॉजिकल हुए जरूरी नहीं है, संज्ञा शब्द रैंडम भी होते हैं। आपने किसी का नाम रख दिया चीकू, मीकू, टीकू, चिंकू, टिंकू, पिंकू, वो नाम उस व्यक्ति का हो गया, उसका अर्थ उतना ही हो गया, वो व्यक्ति जिसके लिए वो प्रयोग होता है। तो उसमें फिर आप प्रकृति प्रत्यय धातु अर्थ नहीं ढूंढेंगे, जो चल रहा है एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो हर हर महादेव जो है, हर हर उनका एक विशेषण कह लीजिए या उनके पर्यायवाची दूसरे हैं। महादेव जो है ये महादेव नाम नहीं है, ये उनका डेजिग्नेशन है। देवों के भी जो देव हैं, देवाधिदेव हैं, ये है उसका। ठीक है, तो हरति इति हरः किस चीज का हरण करता है? दुखान कष्टान हरति विश्वस्य जगतः, वो हर है। और उसको दो बार कहा, दोनों प्रकार के दुखों का आता है, मानसिक भी और शारीरिक। निश्चित रूप से वही। तो इसलिए हम उसको इस तरह से अभिव्यक्त करते हैं।
तो देवाधिदेव क्या है, हरण करने वाला है, कष्टों को, दुखों को, शोक को, इस तरह के भावों को लेकर के हम उसका 2 बार प्रयोग करते हैं। कि अब समय अभी व्यवहार सर को आज जाना हाँ। सर सर एक दो सवाल आपकी अनुमति से। सर ने जो अभी बात कही है कि कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग उसके संदर्भ पर, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड है, तो इसी से संबंधित सर अंग्रेजी समालोचना में एक संदर्भ है, तो मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूँ कि एक न्यू क्रिटिसिज्म करके एक स्कूल हुआ है। तो न्यू क्रिटिसिज्म 20th सेंचुरी में जिसके टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, लिव ब्रुक्स, एलन टेट, बहुत सारे क्रिटिक्स ने लिखा। उसी बात को आगे जाने के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म में डेरिडा आए, जो डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत जिन्होंने दिया है, उसमें एक लाइन उन्होंने कही थी, देयर इज नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बाहर, शब्द के बाहर और जो रचना है उसके बाहर कुछ भी नहीं है। उसी के विरोध में अमेरिका में एक स्कूल हुआ, इसका नाम है शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने भी संदर्भ की बात की। उन्होंने कहा कि मोर देन टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। और उसमें एक और बात आती है कि in order to understand the text, both context and pretext are important. Context यानी संदर्भ, pretext यानी उसकी पृष्ठभूमि। तो ये तीनों चीज जुड़ा हुआ है। किसी शब्द को जानना है या किसी रचना को समझना है, तो उसको समझने के लिए न केवल उसके कॉन्टेक्स्ट यानी उसके आसपास के वातावरण को समझना है, बल्कि उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो उसका प्रीटेक्स्ट है, टेक्स्ट की रचना से पहले भी जो उसका राइटर पर जो इन्फ्लुएंस है, जहाँ से वो प्रभावित है, तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। ऐसा कुछ मेरे ध्यान में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात किया आपने। और ये जो हमारे निरुक्तकार हैं, उन्होंने पूरे सिद्धांत बनाए हैं, हर्मेनेटिकल प्रिंसिपल्स। यदि आपको कहीं तक पढ़ने का मौका मिले तो आप निरुक्त को जरूर जी, ठीक है, उसको देखना, अद्भुत है वो। लिंग्विस्टिक्स में भी आपको भी गति मिलेगी। इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी जानना जरूरी है कि हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी इस ज्ञानवर्धक शास्त्र उद्बोधन हेतु आपको